सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर्स के बारे में। ओके, सो हम डिस्कस करते हैं वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स और इनको समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू अ प्लेन इज, और सेकंड है नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू अ लाइन इज। ओके, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड हो वो 1 हो। ओके, पहले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू अ प्लेन में। पहले क्वेश्चन की बात करें, सपोज करिए एक प्लेन हुआ। ओके, इसके परपेंडिकुलर हमें यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं। कितने हो सकते हैं? कोई भी यूनिट वेक्टर, लेट से ए कैप, हम यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं। जब भी ए कैप लिखा हो तो समझ जाइए कि वो एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, अब इसके परपेंडिकुलर एक ये होगा, लेकिन इसके परपेंडिकुलर एक ये भी हो सकता है। ओके, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो हम उसको स्पेस में कहीं भी उठाकर ले जाएं तो वेक्टर चेंज नहीं होता। ओके, मींस ये भी ए वेक्टर ही हुआ और ये भी ए वेक्टर, मींस ये दोनों तो सेम वेक्टर हुए। ओके, ऐसे आप कोई भी यहाँ से वेक्टर ले लें जो इसके परपेंडिकुलर है तो वो सभी वेक्टर्स तो सेम हुए। पर अगर मैं एक यूनिट वेक्टर ऐसा लेता हूँ जिसका डायरेक्शन में नीचे लेता हूँ तो ये वेक्टर और इस वेक्टर में डिफरेंस है, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है पर दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट हैं। ओके, इसी टाइप से इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो सभी वेक्टर जो है पैरेलल है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, मींस वो तो सेम वेक्टर्स हुए। ओके, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं? 2। ओके, एक तो ऊपर की साइड में और एक नीचे की साइड में। सो दैट इज 2। इसका आंसर हुआ वो 2 हुआ। अपना जो सेकंड प्रॉब्लम है, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू अ लाइन। अब वो एक लाइन की बात कर रहा है। सपोज ये एक लाइन हुआ। ओके, अब इस लाइन के परपेंडिकुलर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर तो बहुत सारे साइड्स हो सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। ओके, ये सभी जो है वो लाइन के परपेंडिकुलर हैं। तो इस केस में तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि प्लेन के केस में तो 2 ही यूनिट वेक्टर्स होते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और लाइन के केस में हमें इनफाइनाइट मेनी वेक्टर्स मिल सकते हैं। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दैट इज इन अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, AB is equals to A vector, BC is equals to B vector, देन आपको CE वेक्टर फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम हेक्सागन बनाते हैं। रेगुलर का मतलब है कि उसकी जितनी भी साइड्स हैं वो सभी इक्वल हैं। ओके, सो ये हुआ अपना रेगुलर हेक्सागन। लेट A B C D E and F। ओके, आपको गिवन है दैट AB is equals to A वेक्टर, मींस ये जो वेक्टर है वो तो A वेक्टर हो गया। BC is equals to B वेक्टर, तो ये अपना B वेक्टर हो गया। ओके, आपको फाइंड करना है CE वेक्टर। तो CE वेक्टर क्या होगा? दैट इज CE वेक्टर। ओके, ये हमें फाइंड करना है। हमें जो क्वेश्चन है वो डायग्राम से ही सॉल्व करना है। आप इसको कोऑर्डिनेट में जाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा। कोऑर्डिनेट में जाकर मींस आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पर पॉइंट ले लें B को a,0, दैट इज -a,0, इस तरह से आप रेगुलर हेक्सागन बनाएं और फिर प्रोसीड करें। ओके, लेकिन यहाँ पर डायग्राम से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको CE वेक्टर पूछा है, ये वेक्टर A वेक्टर हो गया, और क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो इसका डायगोनल होगा दैट इज पैरेलल टू A वेक्टर, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज ट्वाइस ऑफ A वेक्टर, तो यहाँ से ये वेक्टर हुआ 2A वेक्टर। ओके, ये जो साइड है BC और ये जो FE वेक्टर है दोनों ही पैरेलल और इक्वल है क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड सेम है। सो दैट इज B। ओके, अब अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो इन ट्रायंगल CEF, अगर मैं ट्रायंगल CEF में बात करूं तो हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज जानते हैं दैट if three vectors along the sides of a triangle ABC, then A vector plus B vector plus C vector is equals to 0। उन तीनों का जो सम होता है वो 0 होता है। बस हमें कंडीशन ये याद रखनी है कि या तो तीनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो या फिर तीनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके,
तो यहाँ पर मैं लिखूं एफ सी वेक्टर एफ सी प्लस सी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। एफ सी वेक्टर तो हो गया हमारा 2a वेक्टर के इक्वल, सी वेक्टर हमें चाहिए एंड ई एफ वेक्टर इज बी वेक्टर जो है हमारा वो एफ ई वेक्टर है। सो ई एफ वेक्टर क्या होगा, दैट इज माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ से हम आ जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। तो सी ई वेक्टर का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज बी वेक्टर माइनस 2a वेक्टर। सो दैट इज आवर आंसर। सो b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन काफी सिंपल है, आपको रेगुलर हेक्सागन, पेंटागन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आप डायग्राम बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो जेईई मेन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी सिंपल है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। अल्फा वेक्टर गिवन है, बीटा वेक्टर गिवन है। बोला है कि ए और बी जो है वो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं और अगर अल्फा और बीटा कोलिनियर वेक्टर्स हों तो हमें लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, कोलिनियर वेक्टर से क्या समझ रहे हैं हम? कोलिनियर वेक्टर का मतलब है कि हम एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। ओके, सपोज करो कि i कैप एक वेक्टर हुआ और 2i कैप एक दूसरा वेक्टर हुआ, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही वेक्टर क्या है, कोलिनियर हैं, क्योंकि हम 2i कैप को लिख सकते हैं 2 टाइम्स i कैप। ओके, ऐसे ही आप जैसे कि एक वेक्टर i कैप हुआ और एक दूसरा वेक्टर माइनस 3i कैप हुआ, तो ये भी कोलिनियर हुए। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन है दैट इज अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर। ओके, तो अल्फा और बीटा अगर कोलिनियर हैं तो मैं अल्फा को समथिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय बीटा लिख सकता हूँ। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें वो कांस्टेंट भी समझ आ जाएगा कि बीटा का जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होना चाहिए। बीटा का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, क्योंकि यहाँ पर 3b वेक्टर लिखा है और यहाँ पर भी अगर 3b आ गया तो 3b तो कैंसिल हो जाएगा। वो कैंसिल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो कैंसिल नहीं हुआ तो हमें a और b में एक रिलेशन मिल जाएगा, और अगर a इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू b तो फिर यहाँ से तो पता चलेगा कि a और b भी कोलिनियर वेक्टर्स हुए। ओके, लेकिन वो कह रहा है कि a एंड b आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, मींस a और b में हमें कोई भी रिलेशन नहीं मिलना चाहिए। तो पहला अप्रोच क्या होगा, पहला तो हम डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं दैट बीटा का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर। बीटा को मैं पुट करूंगा 4 लैम्डा माइनस 2 इनटू a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स दैट इज लैम्डा माइनस 2 a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। ओके, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा 4 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 6। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से मिलेगा हमें माइनस ऑफ 4 के इक्वल। ओके, अगर हमें ये बात क्वेश्चन को देखकर समझ आ जाती है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या 2 ही स्टेप में हो गया। अदरवाइज फिर आप क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, हमें क्वेश्चन को लेना पड़ेगा बीटा इज इक्वल टू k टाइम्स अल्फा, वहां पर हम a और b के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे, हमें k और अल्फा में सॉरी k और लैम्डा में 2 इक्वेशन मिलेगी, उन दोनों की हेल्प से हम लैम्डा को फाइंड करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो इन अ ट्रायंगल OAB, E is a midpoint of OB and D is a point on AB such that AD is to DB is equals to 2:1। ओके, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन अ ट्रायंगल OAB, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं दैट इज OAB। ओके, E is the midpoint of OB, OB का जो मिड पॉइंट है दैट इज E such that AD or D is a point on AB such that AD is to DB is 2:1। So D is somewhere here। आपको A वेक्टर का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है दैट इज A वेक्टर एंड दैट इज B वेक्टर। ओके, तो इसको मैं ओरिजिन अज्यूम कर लेता हूँ दैट इज ओरिजिन। अब आप देखिए इफ OD एंड AE, OD तो OD को ज्वाइन करते हैं एंड AE सो A और E को ज्वाइन करते हैं, ये जो है वो P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो हमने क्वेश्चन को यहाँ पर डायग्रामेटिकली देख लिया है। अब आपको बताना है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो जब भी हमें इस टाइप का प्रॉब्लम मिले, क्योंकि इसके अलावा तो कोई कंडीशन हमारे पास गिवन नहीं है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P जो है वो E और A को भी कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है और O और D को भी कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि उन रेशियो को अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से दिस रेशियो इज 1:λ
एंड दिस रेशियो इज म्यू इज टू 1. ओके, ई जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ओ एंड बी है, तो इसका जो वेक्टर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर दैट इज b/2 0 प्लस b/2. ओके, और यहाँ पर अगर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, ये रेशियो आपको 2:1 गिवन है, सो 2 into b प्लस 1 into a अपॉन m प्लस n दैट इज 3. ओके, यहाँ पर भी सेक्शन फॉर्मूला जो है वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं बिल्कुल सेम है. सपोज आपको p पॉइंट गिवन x1, y1 और q पॉइंट गिवन है x2, y2 और हमसे बोला व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ p एंड q, तो वो होगा x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2. ओके, और अगर हम एक पॉइंट r लें जो कि p और q को m/n में डिवाइड करता है, तो हम उसको लिखते हैं r के कोऑर्डिनेट होंगे nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n, एंड सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा. ओके, यहाँ पर p का जब मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो p का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या लिखेंगे हम, म्यू इंटू b/2 प्लस 1 इंटू a अपॉन म्यू प्लस 1, और जब मैं लैम्डा के टर्म्स में लिखूंगा तो वो आ जाएगा लैम्डा इंटू 0 3 0 1 इंटू 2b प्लस a/3 अपॉन लैम्डा प्लस 1. ओके, अब क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही p पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को दर्शा रहे हैं, तो हम p दोनों के इक्वल करते हैं कोऑर्डिनेट्स को, पोजीशन वेक्टर को, तो ये हो जाएगा μ/2 b वेक्टर अपॉन म्यू प्लस 1 प्लस a अपॉन म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से इक्वेट करेंगे तो आएगा 2/3 इंटू लैम्डा प्लस 1 इंटू बी वेक्टर प्लस a वेक्टर अपॉन 3 टाइम्स लैम्डा प्लस 1. ओके, अब b के जो कोएफिशिएंट है उनको इक्वेट करते हैं, तो b के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा म्यू अपॉन 2 टाइम्स म्यू प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 टाइम्स लैम्डा प्लस 1, और जब मैं a के वेक्टर के कोएफिशिएंट को इक्वल करूंगा तो वहां से मिलेगा a अपॉन म्यू प्लस 1 सॉरी 1 अपॉन म्यू प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1. अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं तो म्यू प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा म्यू अपॉन 2, यहाँ से मिलेगा 2, सो म्यू का वैल्यू हमें मिलेगा 4. ओके, म्यू का वैल्यू अगर हमें 4 मिल गया है तो म्यू का वैल्यू उठा के हम इसमें पुट करते हैं, तो जो b का जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा दैट इज 4, सो 2b प्लस a अपॉन 4 प्लस 1 दैट इज 5. तो हमारा जो आंसर हुआ दैट इज 2b वेक्टर प्लस a वेक्टर अपॉन 5. ओके, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिले तो हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है और उस पॉइंट को दो इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना है, और उन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके, दोनों जो पोजीशन वेक्टर को इक्वेट करके हमें आंसर तक पहुंचना है. ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज let a, b and c are three vectors such that projection of b on a is a. If a plus b is perpendicular to c, find magnitude of b vector. क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a का क्या मतलब है. प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ a इनटू a k. ओके, एक्चुअल प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है. सपोज करो कि ये वेक्टर है हमारा b और ये वेक्टर हो गया हमारा a, तो प्रोजेक्शन का मतलब है कि ये वाला, अगर मैं यहाँ इसका शेडो यहाँ पर ले लूं तो ये वाला जो लेंथ है इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a. अगर हम इसको थीटा अज्यूम करेंगे तो अब स्केलर प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट से उसका वैल्यू आ जाएगा a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ a, और अगर उस लेंथ को मैं a वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें उसका प्रोजेक्शन वेक्टर मिल जाएगा. ओके, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a इज a वेक्टर मींस a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ a इनटू a कैप एंड दैट इज इक्वल्स टू a वेक्टर. अगर मैं दोनों तरफ मॉड ले लेता हूं तो a डॉट b तो वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है, मॉडुलस ऑफ a ये भी स्केलर क्वांटिटी है, a कैप का जो मॉडुलस हो जाएगा वो तो 1 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू a वेक्टर. ओके, अब हम a डॉट b निकालेंगे तो a डॉट b का वैल्यू क्या होगा. a डॉट b होगा b1 प्लस b2 प्लस 2. हम डॉट कैसे निकालते हैं. डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होता है कि हम i कैप के कोएफिशिएंट को j कैप के कोएफिशिएंट को और k कैप कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो
तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो एक स्केलर होती है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, सो a डॉट b का वैल्यू क्या हो जाएगा i डॉट b1। सो i यहाँ पर i का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1, b का जो i कैप का कोएफिशिएंट है दैट इज b1, सो b1 into 1 is b1, सिमिलरली b2 एंड देन √2 into √2 हो गया 2। तो यहाँ से मिलेगा b1 plus b2 plus 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ a कितना होगा 1 plus 1 plus 2, 1 plus 1 plus 2। ओके, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं? इफ a is equals to a1 i k plus a2 j k plus a3 k k, then modulus of a is a1 square plus a2 square plus a3 square and under root of that। ओके, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ a अगेन कितना हो जाएगा 1 plus 1 plus 2 अंडर रूट। सो यहाँ से b1 plus b2 plus 2 का वैल्यू मिलेगा हमें 4 के इक्वल। सो b1 plus b2 plus b1 plus b2 का वैल्यू हमें मिलेगा 2 के इक्वल। ओके, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कह रहा है दैट a plus b is perpendicular to c। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होगा, और इन दैट केस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर बिकम्स 0, क्योंकि a डॉट b का वैल्यू होता है mod a mod b cos of theta। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। अगर दोनों ही परपेंडिकुलर वेक्टर्स हुए तो उनके बीच का जो एंगल हुआ 90 हुआ एंड cos 90 बिकम्स 0। तो हम सबसे पहले क्या करें, a plus b जो है वो c के परपेंडिकुलर है। सो यहाँ से हम देखेंगे कि a plus b वेक्टर का जो डॉट c के साथ आएगा दैट इज 0। ओके, a plus b का वैल्यू कितना होगा दैट इज 1 plus b1 i plus दैट इज 1 plus b2 j and √2 plus √2 that is 2 √2 k। ओके, डॉट c का वैल्यू हमें गिवन है 5ik plus jk plus √2 k cap, so that is 5ik plus jk plus √2 k cap is equals to 0। ओके, दोनों का जब डॉट करूंगा तो मिलेगा 5 into 1 plus b1, ये मिलेगा 1 plus b2 plus 2 √2 हो जाएगा 4 is equals to 0। यहाँ से b2 का वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ 2 minus b1, तो हो जाएगा 5 plus 5 b1 plus 1 plus 2 minus b1 plus 4 is equals to 0। ये हो जाएगा 4b1 5 6 और 8 एंड 12, सो हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो b1 का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है हमें -3 के इक्वल, सो b2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 5 के इक्वल। ओके, सो हमारा जो b वेक्टर है वो हो जाएगा -3ik plus 5jk plus √2 k के, और उसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो वो आएगा -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। ओके, अंडर रूट ऑफ दैट इज 9 plus 25 plus 2 रूट ऑफ 36 दैट इज 6। ओके, सो मॉडुलस ऑफ b का जो वैल्यू मिल रहा है हमें वो 6 के इक्वल मिल रहा है। ओके, क्वेश्चन काफी सिंपल था, बस हमें अप्रोच कैसे करना था। सबसे पहले तो हमें प्रोजेक्शन का आइडिया होना चाहिए, और डॉट प्रोडक्ट 0 होता है परपेंडिकुलर के केस में, वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो जेईई 2017 एडवांस में पूछा गया है। क्वेश्चन काफी सिंपल है और आपने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी देखा होगा। क्वेश्चन, लेट O be the origin and let PQR be any arbitrary triangle. The point S is such that OP into OQ vector plus OR into OS vector is equals to OP vector plus OQ dot OS vector। आपको इस तरह से रिलेशन दिया है और आपसे पूछा है कि then triangle PQR has S as its, मतलब S जो है वो इस ट्रायंगल PQR का ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर है, सेंट्रोइड है या सरकम सेंटर है। ओके, तो क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं। मैं पहले इन दोनों स्टेप्स को लिख लेता हूँ, दोनों ये जो दोनों इस इक्वेशन को भी लिख लेते हैं पहले। ओके, सो दैट इज OP डॉट OQ प्लस OR डॉट OS इज इक्वल्स टू OR डॉट OP प्लस OQ डॉट OS। ओके, इस टर्म को मैं इधर ले आता हूं तो ये बन जाएगा OP डॉट OQ माइनस OR डॉट OP
इस टर्म को भी हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ओ आर डॉट ओ एस माइनस ओ क्यू डॉट ओ एस इज इक्वल टू 0। ओके, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ से ओपी वेक्टर कॉमन आ रहा है, तो जब मैं ओपी वेक्टर को बाहर ले लूंगा तो ये हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक ही वैल्यू है। ओके, लेकिन वो क्रॉस में ऐसा नहीं होता है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, पर ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ओ एस वेक्टर जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा ओ आर वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा तो ये क्या लिख सकते हैं हम, ओ क्यू वेक्टर को दैट इज क्यू वेक्टर माइनस ओ वेक्टर माइनस आर वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, सो आर वेक्टर माइनस माइनस प्लस ओ वेक्टर प्लस ओ एस वेक्टर, यहाँ पर डॉट है, सिमिलरली इसको लिखेंगे आर वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, क्योंकि हम ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, यहाँ पर हो जाएगा क्यू वेक्टर प्लस ओ वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0, ओ वेक्टर ओ वेक्टर ओ वेक्टर ओ वेक्टर तो कैंसिल हो गया, यहाँ से ये डॉट लगा, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो OP ये आ रहा है क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर दैट इज आर क्यू वेक्टर प्लस वहां से आ रहा है डॉट, ये आ रहा है क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करें, ये लिखा है आर क्यू वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ओ एस वेक्टर इंटू क्यू आर को मैं लिख दिया है आर क्यू वेक्टर, वो इसलिए लिखा है ताकि ये कॉमन आ जाए। ओके, क्योंकि हम ए बी वेक्टर को अगर बी ए वेक्टर लिखते हैं तो फिर हमें माइनस को कॉमन लेना होता है। अब ध्यान से देखें तो दोनों में से कॉमन आ रहा है आर क्यू वेक्टर, तो ये हो गया ओ पी वेक्टर माइनस ओ एस वेक्टर डॉट आर क्यू वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर माइनस ये हो जाएगा एस वेक्टर प्लस ओ वेक्टर डॉट आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओ वेक्टर फिर से कैंसिल हो गया, तो यार पी वेक्टर माइनस एस वेक्टर इनटू आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये हो गया अपना एस पी वेक्टर डॉट आर क्यू वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से शुरू की जो दोनों एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हमने जो वैल्यू निकाली दैट इज एस पी वेक्टर डॉट आर क्यू वेक्टर। अब ट्राइंगल में हम देखेंगे पी क्यू आर में ये P हुआ, ये Q हुआ और ये R हुआ, SP इज व्हाट, P S यहाँ कहीं होगा, तो SP जो वेक्टर होगा वो ऐसा होगा, और QR वेक्टर हमारा ये रहा, मींस ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, सिमिलरली आप इन दोनों को यूज करेंगे तो हमें ये वाला लाइन मिलेगा, अगर हम इन दोनों को यूज करेंगे तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा। तो हम ध्यान से देखें तो PS जो है वो QR के परपेंडिकुलर है, मींस S क्या हुआ, S जो हुआ ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हुआ। ओके, काफी बेसिक जो प्रॉब्लम थी और बेसिक नॉलेज था इसमें, ठीक है। जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन था, और जेई एडवांस और मेंस में कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम पूछे जाते हैं जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बिल्कुल हमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, मीन्स जेई के पहले जो अभी जो जितनी भी एग्जाम्स होती है वो तो आईआईटी जेई के थ्रू ही होती है, लेकिन उसके पहले जब पीईटी और सभी स्टेट्स की जो पीईटी होती है, दैट इज एआईट्रिपल करके अलग से एग्जाम होती है, वेस्ट बंगाल जेई, इस टाइप से जो एग्जाम्स होती हैं उनमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन है इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0, mod a इज इक्वल टू 3, mod b इज इक्वल टू 5 एंड mod c इज इक्वल टू 7, फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। ओके, मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स a डॉट b। ओके, हम जैसे 1 प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 into 1 into 2 होता है। ओके, लेकिन वेक्टर में क्या होता है, जो लास्ट में जो टर्म आएगा दैट इज 2a डॉट b यूज होगा वहां पर। ओके, तो जब भी हमारे पास में ऐसे प्रॉब्लम हो और आपसे एंगल जो है वो a और b के या b और c के, मींस जिन भी वेक्टर के बीच में आपको एंगल फाइंड करना हो, उन दोनों वेक्टर को आप एक तरफ रखिए
और दूसरी क्वांटिटी को आप उधर पहुंचाइए। ओके, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं। जब स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा मॉड सी स्क्वायर, माइनस तो प्लस हो जाएगा। ओके, अब आप मॉड ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करिए 9, ये हो जाएगा 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 49, ये हो जाएगा 30 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 24, और 24 में से हम 9 को माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू 15। सो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू हमें मिल रहा है 1/2, सो व्हाट थीटा इज π/3 60 डिग्री। ओके, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हमें मिले और जिन किन्हीं वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना हो, उन्हें एक तरफ रखिए, दूसरी क्वांटिटीज को दूसरी तरफ ले जाइए और फिर स्क्वायर करके इक्वेशन को आगे प्रोसीड करिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज let a b c be such that mod a is equals to 1, mod b is equals to 2, mod c is equals to 3 if the projection of b along a is equal to that of c along a। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये कंडीशन लिख लेते हैं, b वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है along a वो क्या होगा, that is b डॉट a अपॉन मॉडुलस ऑफ a, जिसके along हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना होता है उसके मॉडुलस से हम डिवाइड करते हैं, और ये हो जाएगा c along a, सो c डॉट a अपॉन मॉडुलस ऑफ a। तो यहाँ से जो वैल्यू हमें मिल रहा है दैट इज b डॉट a का जो वैल्यू है वो इक्वल है c डॉट a के, इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड b एंड c आर परपेंडिकुलर, तो b और c परपेंडिकुलर है, मींस b डॉट c का जो वैल्यू हमें 0 के इक्वल गिवन है। इक्वेशन नंबर 2 आपसे वैल्यू पूछा है a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस c वेक्टर होल स्क्वायर। ओके, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला डिस्कस किया है दैट a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b। तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर भी ऐसे कुछ फॉर्मूला होगा। सो यहाँ से a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस c वेक्टर होल स्क्वायर अपॉन 2, इसका वैल्यू क्या होगा जब मैं इसको ओपन करूंगा, दैट इज a स्क्वायर तो मॉड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सो मॉड b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सो मॉड c स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 a डॉट b, देन हो जाएगा माइनस ऑफ 2 b डॉट c, देन हो जाएगा प्लस 2 a डॉट c अपॉन 2। ओके, मॉड a स्क्वायर इज व्हाट 1, मॉड b स्क्वायर इज व्हाट 4, मॉड c स्क्वायर इज व्हाट 9, माइनस आप ध्यान से देखें तो b डॉट c का वैल्यू तो 0 के इक्वल हो गया, और क्योंकि ये दोनों वैल्यू भी इक्वल दिए हैं तो ये तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। ओके, और ये हो गया 2, सो दैट इज 9 प्लस 4 हो गया 13, 13 प्लस 4 14, 14 अपॉन 2 7। ओके, यहाँ पर a डॉट b डॉट c का वैल्यू 0 हो रहा है, बाकी ये टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। ओके, सो रिक्वायर्ड आंसर इज 7। तो प्रॉब्लम हमें जब स्क्वायर वाला हो तो आप उसको डायरेक्टली ओपन करें, और ओपन करते समय ध्यान रखिए कि वहां पर जो a डॉट ए बी की जगह टर्म्स आता है हमारे सामने a डॉट b। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लेट a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आर 3 यूनिट वेक्टर्स, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करके देखते हैं। यहाँ से हम लेट इसका वैल्यू मैं x ले रहा हूँ, इसको जब ओपन करेंगे दैट बिकम्स मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a डॉट b, वहां से आएगा मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स b डॉट c प्लस मॉड c स्क्वायर प्लस मॉड a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड a डॉट c। तो 1 प्लस 1, क्योंकि मॉड a मॉड b मॉड c तो 1 के इक्वल है, तो वो वैल्यू हमें 6 देगा, और वहां से मिलेगा हमें 2 टाइम्स a डॉट b माइनस 2 टाइम्स b डॉट c एंड माइनस 2 टाइम्स c डॉट a। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू c 2 टाइम्स, यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ समेशन a डॉट b। ओके, अब क्योंकि अब हमें a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a के बारे में आइडिया चाहिए, तो हम चलते हैं, क्योंकि हमें पता है दैट मॉड a प्लस b प्लस c का वैल्यू जो होगा वो ऑलवेज
ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। इक्वल टू जीरो कब होगा, जब सभी वैल्यूज जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए। तो इसका जो स्क्वायर है वो भी जीरो से बड़ा ही होगा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा मॉड ए स्क्वायर मींस 1, मॉड बी स्क्वायर मींस 1, मॉड सी स्क्वायर मींस 1 प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, उसको मैं लिख सकता हूँ समेशन a डॉट b एंड दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समेशन ऑफ a डॉट b का जो वैल्यू मिलेगा मुझे, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/2। इसका जो वैल्यू है वो हमेशा माइनस 3/2 से बड़ा होगा। अब मुझे क्योंकि x का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अगर मुझे x का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं चाहूंगा कि 6 में से कम वैल्यू माइनस हो, और कम से कम वैल्यू माइनस हो मींस मुझे इसका मिनिमम वैल्यू वहां पर पुट करना होगा, और इसका जो मिनिमम वैल्यू दैट इज माइनस ऑफ 3/2। सो 6 minus 2 into minus of 3/2, 2 gets cancel out, minus minus gets plus, so that is 9। so x max का जो वैल्यू आ रहा है that is 9। काफी सिंपल प्रॉब्लम है और काफी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ओके, आप याद रखिएगा स्टेप्स हमने कैसे फॉलो किया है। सबसे पहले तो हमने उसको ओपन किया और हमने हमारे दिमाग में ये स्टेप को ध्यान में रखा हुआ है। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन है एक्सप्रेस वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल्स टू 5a I कैप minus 2j plus 5k कैप as the sum of two vectors such that one is parallel to b and the other is perpendicular to b। ओके, क्वेश्चन काफी सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिकल है। आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि a जो है वो आपको दो वेक्टर्स के सम में बताना है। जैसे लेट से एक वेक्टर है i कैप प्लस j कैप, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i कैप प्लस j कैप। मैंने बोला है कि इसको दो वेक्टर के हमने सम में लिखा हुआ है। इसी टाइप से क्वेश्चन कह रहा है कि आप a वेक्टर को लिखिए दो वेक्टर के सम के फॉर्म में। सो a इज इक्वल्स टू, हमें अब दो वेक्टर्स लिखना है, उसमें से एक वेक्टर तो है b के पैरेलल। सो एनी वेक्टर पैरेलल टू b क्या होगा, दैट इज लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। तो a वेक्टर हमें मिल गया लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, और दूसरा जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू b है। सो लेट्स सपोज मैं उसको c वेक्टर अज्यूम कर लेता हूं, और यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी, दैट b डॉट c इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि b वेक्टर जो है वो c वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ओके, अब हमें इस इक्वेशन का यूज करना है और लैम्डा फाइंड करना है सबसे पहले। तो मैं इस इक्वेशन को b के साथ में डॉट कर देता हूं। जैसे ही मैं b के साथ डॉट करूंगा सो इक्वेशन बिकम a डॉट b लैम्डा मॉड b स्क्वायर एंड देयर इज c डॉट b, तो ये तो 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ से हमें लैम्डा का वैल्यू मिलेगा a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b स्क्वायर। a डॉट b का क्या वैल्यू होगा, दैट इज 5 into 315 प्लस 5 अपॉन मॉड b। मॉड b का वैल्यू कितना है अपने पास में 3 स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 1 10 अंडर रूट ऑफ 10 उसका भी स्क्वायर, तो वो तो 10 ही बनेगा। सो 20 अपॉन 10 दैट इज 2। तो हमें यहाँ से लैम्डा का वैल्यू मिल गया है 2 के इक्वल। ओके, फिर से हम उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से a वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में 2 टाइम्स b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो यहाँ से हमें c वेक्टर का वैल्यू मिलेगा a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। ओके, इसको उठा के हम फिर से यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो a वेक्टर का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स b वेक्टर प्लस a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। ओके, हमने a को इस तरीके से लिखा है कि वो दो वेक्टर्स का सम है, और उनमें से एक वेक्टर जो है क्या पैरेलल टू b वेक्टर है, और दूसरा जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है। ओके, तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, आप पहले तो पैरेलल वाली कंडीशन लिखिए। पैरेलल की कंडीशन हमें याद रखनी है कि अगर कोई भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो वेक्टर जो होगा वो दूसरे वेक्टर के स्केलर टाइम्स होगा। ओके, स्केलर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। फिर हमने देखा कि हमें b डॉट c का वैल्यू गिवन था, तो वहां से फिर हमने उस स्केलर का वैल्यू फाइंड किया। ओके, चलते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स पर। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ जेईई मेंस 2018। जेईई में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लेट a is equals to i k plus j k plus k cap and c vector is equals to j k minus k cap and b such that a cross b is equals to c vector and a dot b is equals to 3। फाइंड मॉडुलस ऑफ b। ओके,
यहाँ पर एक मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि a क्रॉस b और a डॉट b में रिलेशन है। a क्रॉस b मॉडुलस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस a डॉट b स्क्वायर। इसको प्रूफ करना काफी आसान है। ये क्या हो जाएगा, दैट इज मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि मॉडुलस लगा है सो n कैप का जो वैल्यू होगा उसका मॉडुलस तो 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर, और ये हो जाएगा मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बिकम्स sin स्क्वायर थीटा। ओके, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमें यूज करनी है। ओके, काफी क्वेश्चंस में यूज होगी। अभी हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। इस प्रॉपर्टी का यहाँ कैसे यूज करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को मैं लिख देता हूँ एक बार, a क्रॉस b स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस a डॉट b होल स्क्वायर। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या होगा, हमें उस क्वेश्चन से गिवन, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ c स्क्वायर मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस a डॉट b का वैल्यू हमें गिवन, दैट इज इक्वल टू 9। सो ये हो जाएगा 9। ओके, दैट इज 3, सो 3 स्क्वायर इज 9। मॉड c स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, मॉड c इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 2। मॉड a स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3, सो मॉड b स्क्वायर माइनस 9, सो यहाँ से मॉड b स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 11/3, सो यहाँ से मॉड b का वैल्यू हमें मिलेगा रूट ऑफ 11/3, सो रूट ऑफ 11/3 इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन को देखिए आप, इस प्रॉपर्टी को जब हमने यूज किया तो क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया। अदरवाइज फिर हमारी नेक्स्ट अप्रोच कैसे होती है, अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो हम b को अज्यूम करते, लेट b1i प्लस b2j प्लस b3k, फिर क्वेश्चन को a क्रॉस b फाइंड करते, फिर उसको c के इक्वेट करते, यहाँ से a डॉट b का वैल्यू 3 होता उसको यूज करते, तो वो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता। ओके, तो हमें ये वाला जो आइडेंटिटी है, ये वाला जो प्रूफ है हमें याद रखना है। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम।